भीषण गर्मी और हीट वेव के बीच दिल्ली में बिजली संकट के साथ ही पानी का संकट भी बढ़ता जा रहा है। हाल ही में मुनक नहर से पानी का टैंकर चोरी होने की बात सामने आई थी। राजधानी में पानी के संकट को लेकर सियासत भी तेज होने लगी है। दरअसल बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर पानी की चोरी रोकने में फेल है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जल माफिया आपके साथ मिला हुआ है। उधर दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना के राजनिवास के अधिकारियों ने भी जल माफिया की ओर इशारा करते हुए आप सरकार को कटघरे में खड़ा दिया है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि जल माफियाओं को दिल्ली सरकार के अधिकारियों से मदद मिल रही है। आपने एलजी को इस मामले में चिट्ठी लिखकर यह भी दावा किया है कि हरियाणा भी उतना पानी नहीं छोड़ रहा जितना उसे देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आतिशी ने कहा, जनवरी 2023 में दिल्ली जल बोर्ड ने 1179 टैंकर तैनात किए गए हैं। जून 2023 में टैंकरों की संख्या 1203 थी। हालांकि जनवरी 2024 में इसकी संख्या घटकर 888 कर दी गई है। ऐसे करने के लिए बतौर मंत्री मुझसे परमिशन नहीं ली गई है। लोकसभा चुनाव और ओडिशा विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेडी नेता नवीन पटनायक और उनकी पार्टी पर बीजेपी ने जमकर हमला बोला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीजेडी नेता पर कई बार निशाना साधा था। हालांकि वो ताकियां मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कम होती दिखी। शपथ ग्रहण समारोह में आने के लिए नवीन पटनायक को आमंत्रण करने के स्वयं राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण मंजीर पहुंचे थे। उनके आमंत्रण पर जब वो मंच पर पहुंचे तो बीजेपी के नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी उनकी अच्छी बातचीत हुई। शपथ ग्रहण समारोह का एक वीडियो सामने आया है जिसमें पीएम मोदी और पटनायक आपस में बात करते हुए देखा जा रहा है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला था। हालांकि इससे पहले पीएम मोदी के 2 कार्यकाल के दौरान बीजेडी ने कई मौके पर बीजेपी सरकार का साथ दिया था। कई विधायक बीजेडी के समर्थन से पारित भी हुए थे। चुनाव अभियान के दौरान पीएम मोदी ने नवीन पटनायक को राज्य के बारे में उनकी जानकारी को लेकर सवाल उठाया था। मोदी ने पटनायक से जिलों का नाम और उसके मुख्यालय के नाम बताने की चुनौती दी गई है। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए पीएम को उनके सभी भूले हुए वादे को याद दिलाया था। अगर आप स्ट्रीट फूड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद कर सकती है। यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसका मकसद स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना है। यहाँ हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है, इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने का तरीका क्या है। वहीं आपको ये भी बताएंगे कि इस योजना के तहत आपको क्या क्या लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। क्या है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। केंद्र सरकार की ओर से 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना के शुरुआत हुई थी। इसका मकसद कोरोना काल के दौरान रोजगार गंवाने वाले रेहड़ी पटरी वालों की आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाना था। यह योजना भारत के स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए एक बड़ी पहल है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से आप अपना स्ट्रीट फूड बिजनेस शुरू कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। प्रधानमंत्री आज इटली के लिए रवाना हो गए। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का यह पहला विदेशी दौरा है। G7 शिखर सम्मेलन के अलावा पीएम मोदी की इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। प्रधानमंत्री मोदी आज इटली के लिए रवाना हो गए। इटली के फसानो में आज से 3 दिवसीय G7 शिखर सम्मेलन का आगाज हो रहा है। इसमें पीएम मोदी भी शिरकत करेंगे। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी के नए कार्यकाल का यह पहला विदेशी दौरा है। प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले इटली में भारत की राजदूत वानी राव ने कहा कि पीएम मोदी वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। एएनआई से बात करते हुए दूत वानी राव ने बताया कि पीएम मोदी भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान हुए कुछ प्रमुख मुद्दों पर भी यहां चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इटली इस साल G7 समिति की अध्यक्षता कर रहा है। इटली के मुताबिक रूस के यूक्रेन पर आक्रामक युद्ध ने दुनिया में अस्थिरता को बढ़ावा दिया है, जिससे दुनिया भर में कई तरह के संकट भी पैदा हुए हैं। इटली के अनुसार G7 मध्य पूर्व के संघर्ष और उसने होने वाले परिणामों को वैश्विक एजेंडा के तौर पर पूरा महत्व देगा।
उत्तर प्रदेश में बसपा को संघ से दूरी भरी पड़ गई है। जिलों में ना तो संघ और बसपा के समन्वय समितियों की दिखी, ना ही डैमेज कंट्रोल के लिए बैठकें हुई। बसपा ने प्रत्याशियों के चयन से लेकर चुनावी रणनीति तैयार करने तक में भी संघ से परामर्श नहीं लिया, लिहाजा संघ ने भी खुद को अपने वैचारिक कार्यक्रमों तक ही समेट रखा। लोकसभा चुनाव में करीब आधी सीटों तक सिमटने वाली बसपा की हार के भले ही कई कारण गिनाए जा रहे हो, पर संघ से दूरी भी एक बड़ी वजह है। संभवतः यह पहला चुनाव है जिसमें बसपा ने प्रत्याशियों के चयन से लेकर चुनावी रणनीति तैयार करने तक में भी संघ से परामर्श नहीं लिया, लिहाजा संघ ने भी खुद को अपने वैचारिक कार्यक्रमों तक ही समेट रखा। इसका बसपा को नुकसान उठाना पड़ा। यह पहला चुनाव था जिसमें चुनावी प्रबंधन में संघ परिवार और बसपा में दूरी दिखी। बसपा ने किसी भी फैसले में उससे परामर्श करने तक की भी जरूरत नहीं समझी। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मौन साध रखा था। आमतौर पर चुनाव में जमीनी प्रबंधन में सहयोग करने वाले संघ के स्वयंसेवक इस चुनाव में शायद ही कहीं दिख हो। लोकसभा में राज्यसभा के 10 सदस्यीय चुनाव जीते हैं। इनमें से 7 बसपा, 2 कांग्रेस और 1 राजद के हैं। ये तीनों संसद जिस राज्य के राज्यसभा पहुंचे हैं वहां बसपा और राजद की सरकार है। लोकसभा चुनाव परिणाम का असर राज्यसभा में दलों की संख्या बल पर पड़ना तय है। आम चुनाव में अपने प्रदर्शन में सुधार करने वाली कांग्रेस और उसकी अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन को उच्च सदन में 3 सीटों का घाटा उठाना पड़ेगा। जिन राज्यों में उपचुनाव होंगे वहां के संख्या बल के हिसाब से ये तीनों सीटें बसपा के पक्ष में जा सकती है। इस नए समीकरण से राजग उच्च सदन में बहुमत के करीब पहुंच सकता है। गौरतलब है कि लोकसभा में राज्यसभा के 10 सदस्य चुनाव जीते हैं। इनमें से 7 बसपा, 2 कांग्रेस और 1 राजद के हैं। ये तीनों संसद जिस राज्य के राज्यसभा पहुंचे हैं वहां बसपा और राजद की सरकार है। ऐसे में कांग्रेस और राजद के सामने अपनी सीटें बचाना मुश्किल है। वर्तमान में बसपा के पास 90 और उसकी सहयोगियों के 11 सदस्य हैं। बसपा को 7 नामित और 3 निर्दलीय सांसदों में से 10 का समर्थन हासिल है। ऐसे में उपचुनाव के नतीजे आने के बाद राजद के सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि राजद को बहुमत के लिए महज 1 सदस्य की कमी होगी। चुनावी दंगल में 2 पति पत्नी के आमने सामने की लड़ाई के कई उदाहरण हैं, लेकिन एक अलग अलग सीट के साथ एक साथ जीतकर लोकसभा तक पहुंचने की नज़ीर कम ही मिलती है। इस बार 18वीं लोकसभा के दौरान जब सदन में सभी सांसद बैठेंगे तो यूपी से अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के रूप में पति पत्नी की इकलौती जोड़ी सभी का ध्यान खींचेगी। चुनावी दंगल में तो पति पत्नी के आमने सामने की लड़ाई के कई उदाहरण हैं, लेकिन एक अलग अलग सीट से एक साथ जीतकर लोकसभा तक पहुंचने की नज़ीर कम है। इस बार 18वीं लोकसभा के दौरान जब सदन में सभी सांसद बैठेंगे तो यूपी से अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के रूप में पति पत्नी की इकलौती जोड़ी सभी का ध्यान खींचेगी। यह पहली बार है कि किसी पार्टी का मुखिया अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिम्पल यादव एक साथ लोकसभा के लिए चुने गए हैं। अखिलेश अपनी परंपरागत सीट कन्नौज से तो उनकी पत्नी डिम्पल यादव पड़ोस की मैनपुरी सीट से संसद चुनी गई है। दोनों ने ही रिकॉर्ड वोटों के अंतर से चुनाव जीता है। डिम्पल यादव तो सपा की ओर से जीतने वाले सांसदों सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने में अव्वल है। रियासी, कठुआ और डोडा में हुए आतंकी हमलों के बाद जम्मू पुलिस ने 4 आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। माना जा रहा है कि ये आतंकी डोडा जिले के बद्रवाह, तातरी, गंडोह और ऊपरी इलाकों में एक्टिव है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन आतंकियों की सूचना देने पर इनाम का ऐलान किया है। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपने एक्स अकाउंट पर इन आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। प्रत्येक आतंकवादी की जानकारी देने पर 5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया है। यानी अगर चारों आतंकियों की जानकारी कोई पुलिस को देता है तो उसे 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। बता दें कि पिछले 4 दिनों में जम्मू संभाग के अलग अलग इलाकों में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर के मामले में सामने आए हैं। कठुआ के हीरानगर में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसके बाद एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने तो आतंकियों की ढेर कर दिया है। वहीं बुधवार की शाम जम्मू के डोडा जिले के कोटा टॉप पर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में कांस्टेबल फरीद अहमद घायल हो गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने अमेरिका को हराकर T20 वर्ल्ड कप 2024 में जीत की हैट्रिक पूरी की। इसके साथ टीम इंडिया ने मेजबान टीम को 7 विकेट से हराकर सुपर 8 के लिए क्वालीफाई कर लिया है।
भारत को यह जीत दिलाने में सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे के साथ साथ अर्शदीप सिंह का भी अहम योगदान रहा। गेंदबाजी में जहां अर्शदीप ने कमाल किया, वहीं बल्लेबाजी में सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे में खूंटा गाड़ कर टीम इंडिया को रोमांचक जीत दिलाई। भारत के 3 मैचों में 6 अंक हो गए हैं और टीम ग्रुप में ए में 6 अंक लेकर टॉप पर रहते हुए सुपर 8 में पहुंच गई है। भारतीय टीम अपने आखिरी ग्रुप मैच में 15 जून को कनाडा से भिड़ेगी। अर्शदीप सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। मेजबान अमेरिका की ओर से रखे गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 18.2 ओवर 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया है। टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही। विराट कोहली पहले ओवर की दूसरी गेंद पर चलने वाले उन्हें सौरभ ने तलवार कर कता भी नहीं खोलने दिया है। रोहित शर्मा को 3 रन के निजी स्कोरर पर सौरभ ने हरमीत के हाथों खींच कराया है। विकेट कीपर ऋषभ पंत 18 रन बनाकर पवेलियन लौटे हैं। भारत ने 39 कुल स्कोर पर अपनी 3 विकेट गंवा दिए हैं। भारत की ओर से सूर्य कुमार यादव ने 49 गेंदों पर नवाब 50 रन बनाए, जबकि शिवम दुबे 35 गेंदों पर 31 रन बनाकर नाबाद लौटे हैं। कुवैत में एक इमारत में आग लगने से 40 भारतीयों की मौत हो गई। हादसे पर केंद्र सरकार ने दुख जताया है। विदेश राज्य मंत्री कुवैत के लिए रवाना हो चुके हैं। इस बीच कुवैत में भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। इसके जरिए आप अपनों की खोज खबर ले सकते हैं। कुवैत की एक इमारत में बुधवार को ऐसी आग लगी जिसमें 49 लोगों की जान चली गई। जिन लोगों की मौत हुई है उनमें 40 भारतीय हैं। जिस इमारत में आग लगी वो 6 मंजिला थी। इमारत चलाने वाली लपटों और दम घुटने वाली धुएं से भर गई और इसी के साथ ये अग्नि दर्जनों जिंदगियों के लिए काल बन गई है। जिस बिल्डिंग में आग लगी वो कुवैत में मंगाफ शहर में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह सुबह इमारत की रसोई में आग लगी। इस इमारत में बड़ी संख्या में कर्मचारी रहते थे। दर्जनों लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन कई लोग आग में चले गए। कई लोगों को धुएं से दम घुट गया है। अग्निकांड में जिन लोगों की जान गई है उनमें ज्यादातर भारतीय थे। हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल है। ऐसे में मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। उधर घटना को देखते हुए भारतीय दूतावास भी एक्शन में है। एम्बेसी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इसके अलावा ईमेल एड्रेस भी जारी किया गया है।